बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम एक अच्छे और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी आदत थी। वह हर समय अपने फैसलों में बदलाव करता रहता था। अगर किसी ने उसे कोई सलाह दी तो वह उसे तुरंत लागू करने की कोशिश करता, भले ही उसने पहले ही कोई निर्णय लिया हो। राजा विक्रम के पास एक बुद्धिमान मंत्री भी था जो उसे अक्सर सलाह देता था। एक दिन राजा विक्रम ने एक बड़ा ऐलान किया कि वह अपने राज्य में हर साल एक बड़ा मेला आयोजित करेगा, जिससे राज्य के लोग खुश रहें और उनका मनोरंजन हो। लेकिन जैसे ही उसने यह घोषणा की, एक व्यापारी ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, अगर आप यह मेला करेंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। आपको इसे रद्द करना चाहिए। राजा ने तुरंत फैसले में बदलाव किया और मेले को रद्द कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक विद्वान ने कहा, महाराज, यह मेला लोगों की खुशियों के लिए जरूरी है। इससे राज्य में शांति और समृद्धि आएगी। राजा ने फिर से अपने फैसले को बदलते हुए मेला आयोजित करने का आदेश दे दिया। हर समय एक नया मोड़ लेने के कारण राज्य में भ्रम फैलने लगा। लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि राजा का असली उद्देश्य क्या है। कभी मेला, कभी न मेला। राजा के फैसले बदलते गए और अंत में राज्य की प्रगति रुक गई। एक दिन राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ जंगल में भ्रमण पर गए। वहां एक साधु संत से उनकी मुलाकात हुई। संत ने राजा से पूछा, तुम हमेशा फैसले बदलते रहते हो, क्या तुम जानते हो कि इसके परिणाम क्या होंगे? राजा विक्रम ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी मुझे यह नहीं पता चलता कि क्या सही है। संत मुस्कुराए और बोले, राजा, किसी भी कार्य का फल उसके समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने कर्मों पर स्थिर और निश्चित रहोगे तो तुम्हें सच्चे फल की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर तुम हमेशा अपनी दिशा बदलते रहोगे तो तुम्हें सिर्फ उलझन ही मिलेगी। राजा ने इस बात को समझा और निर्णय लिया कि अब से वह अपने फैसलों में स्थिर रहेगा। उसने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान राज्य के भले के लिए काम में लगाया और धीरे धीरे राज्य में समृद्धि आई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है, और यदि हम अपने कर्मों को स्थिर और सही दिशा में चलने देंगे तो अंततः हम अच्छे फल प्राप्त करेंगे। राजा विक्रम ने संत के उपदेश को समझ लिया और अब वह हर फैसले को सोच समझ कर लेने लगे। उन्होंने अपने राज्य में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की, लेकिन वह जानते थे कि अब उन्हें अपने फैसलों में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखनी होगी। कुछ समय बाद राज्य में एक बड़ी समस्या आ गई। राज्य की सीमाओं पर कुछ शत्रु देशों ने आक्रमण की योजना बनाई थी। राजा विक्रम ने तुरंत एक रणनीति बनाई और अपने सैनिकों को तैयार किया। लेकिन फिर एक दिन उनके राज्य के एक प्रमुख जनरल ने आकर कहा, महाराज, हमें शांति की आवश्यकता है। अगर हम युद्ध की ओर बढ़ेंगे तो हमारे लोग और राज्य बर्बाद हो सकते हैं। हमें शांति से इसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। राजा विक्रम के मन में संकोच हुआ। एक ओर शत्रु देशों से युद्ध का खतरा था तो दूसरी ओर जनरल की सलाह थी। लेकिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या यह वही स्थिति है जहां मैं पहले अपने फैसले बदलता रहा? राजा ने अपने सभी मंत्रियों और सेना प्रमुखों से विचार विमर्श किया और अंत में शांति के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। राजा विक्रम ने शत्रु देशों से बातचीत के लिए दूत भेजे और शांति समझौता करने का प्रस्ताव रखा। कुछ कठिन बातचीत के बाद शत्रु देशों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और युद्ध टल गया। राज्य में शांति और समृद्धि का दौर वापस आया। अब राजा विक्रम को समझ में आ गया कि स्थिरता और संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने यह भी सीखा कि कभी-कभी सबसे सही कदम यह होता है कि आप अपने कर्मों के परिणामों को ठीक से समझें और वही कदम उठाएं जो राज्य और प्रजा के भले के लिए सबसे उपयुक्त हो। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि राजा विक्रम ने अपने निर्णयों में सिर्फ तात्कालिक परिणामों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने लंबी अवधि के प्रभावों को भी ध्यान में रखा। उनके फैसलों ने न केवल राज्य को युद्ध से बचाया, बल्कि राज्य के लोगों के बीच विश्वास और प्रेम भी बढ़ाया।
कुछ सालों बाद जब राजा विक्रम ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि देखी तो उन्हें महसूस हुआ कि संत के उपदेश के अनुसार कर्मों का फल समय के साथ साकार होता है। वह समझ गए थे कि कर्मों का सही फल तब मिलता है जब हम बिना घबराए सही दिशा में स्थिर रहकर काम करते हैं। राजा विक्रम ने अब अपने राज्य को और प्रजाओं को सिखाया कि हर काम में समय और संतुलन का ध्यान रखना चाहिए और उसी रास्ते पर चलते हुए हमें अपने कर्मों के फल का आनंद मिलते हैं। इस प्रकार राजा विक्रम ने खुद को और अपने राज्य को स्थिरता और शांति से सशक्त किया और यह संदेश पूरे राज्य में फैल गया कि कर्मों का सही फल समय के साथ ही मिलता है जब हम अपने रास्ते पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं। राजा विक्रम ने शांति और स्थिरता के महत्व को समझ लिया था और अब उनका राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन जब विक्रम अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, उनके राजा विक्रम ने यह सुनकर सोचा, क्या मैं सचमुच संतुष्ट हूं? उन्होंने साधु से पूछा, मुझे यह समझाइए, क्या संतुष्टि का कोई रास्ता है? साधु मुस्कुराए और बोले, संतुष्टि केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह भीतर से आती है। जब हम अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तभी हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। यदि आप अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देते हैं, तो आपको भीतर से शांति मिलेगी। राजा विक्रम को समझ में आ गया कि अब उन्हें न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए भी बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने साधु से पूछा, क्या मुझे कुछ विशेष कार्य करना चाहिए जिससे मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूं? साधु ने जवाब दिया, आपके राज्य में कई गरीब और जरूरतमंद लोग हैं। यदि आप उनके लिए कुछ और कर सकते हैं तो यह न केवल उन्हें लाभ पहुंचाएगा बल्कि आपको भी सच्ची संतुष्टि और शांति मिलेगी। राजा विक्रम ने इस सलाह को दिल से लिया और तुरंत ही एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक विशाल सहायता कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में अस्पताल, विद्यालय और अनाज वितरण केंद्र स्थापित किए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन मिले। धीरे धीरे राज्य के हर कोने से राजा विक्रम की अच्छाई और निस्वार्थ कार्यों की सराहना होने लगी। लोग राजा को केवल एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक महान दिल वाले व्यक्ति के रूप में देख रहे थे। राजा विक्रम ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध किया बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध किया। कुछ महीनों बाद एक दिन राजा विक्रम फिर से उस साधु से मिले। साधु ने पूछा, महाराज, क्या अब आप संतुष्ट हैं? राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मुझे सच्ची संतुष्टि और शांति मिल गई है। मैंने समझ लिया कि कर्मों का फल केवल बाहरी परिणामों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं और निस्वार्थता से भी जुड़ा होता है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमें अपने भीतर की संतुष्टि मिलती है। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, अब आप सच्चे शासक हैं क्योंकि आपने न केवल राज्य को बल्कि अपनी आत्मा को भी सशक्त किया है। राजा विक्रम ने यह समझ लिया कि कर्मों का फल केवल उनकी बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि उनकी आंतरिक दुनिया पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने न केवल राज्य के लिए स्थिरता और शांति लाई बल्कि अपने आत्मिक संतुलन को भी पाया। राजा विक्रम की कहानी एक महत्वपूर्ण पाठ देती है। कर्मों का सही फल तब मिलता है जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और साथ ही अपनी आंतरिक संतुष्टि और शांति की ओर भी ध्यान देते हैं। यह संतुलन ही जीवन में सच्ची समृद्धि और खुशी का कारण बनता है। राजा विक्रम के दिल में अब स्थिरता, संतोष और शांति का वास था। उन्होंने समझ लिया था कि सही कर्मों का फल केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह हमारे भीतर के आत्मिक संतुलन और शांति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। राज्य में समृद्धि और शांति का दौर लगातार जारी था, लेकिन विक्रम ने महसूस किया कि अब उनका एक नया उद्देश्य है, लोगों को भी यही सिखाना ताकि वे अपनी जिंदगी में भी स्थिरता और संतुष्टि पा सकें। एक दिन राजा विक्रम ने राज्य में एक सभा बुलाने का निर्णय लिया। इस सभा में उन्होंने सभी प्रजा
और विशेष रूप से उनके युवाओं को आमंत्रित किया ताकि वह अपने अनुभव और ज्ञान को उनके साथ साझा कर सके। सभा में जब लोग एकत्र हुए तो राजा ने शुरुआत की, प्रिय साथियों, मैं आज आपको एक सच्ची सीख देना चाहता हूं। हम सब अपने जीवन में कई बार फैसले लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल केवल हमारी कड़ी मेहनत पर निर्भर नहीं करता। यह हमारी नीयत, हमारी भावना और हमारे उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो वही हमें सच्चा फल देता है। राजा विक्रम ने फिर अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे पहले वह हमेशा अपने फैसलों में बदलाव करते रहते थे, लेकिन संत के उपदेश के बाद उन्हें यह समझ में आया कि स्थिरता, संतुलन और आत्मिक शांति का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने अपने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम करना शुरू किया, तब उन्हें सच्ची संतुष्टि और शांति मिली। राजा ने युवाओं से कहा, यदि आप अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहते हैं तो हर कार्य को सोच समझ कर करें। केवल बाहरी सफलता और धन के पीछे न भागे, बल्कि अपने कर्मों में निस्वार्थता और उद्देश्य को जोड़ें। यही तरीका है जो आपको असली खुशियां और संतुष्टि देगा। सभा में बैठे लोग राजा की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने एक स्वर में स्वीकार किया कि उन्होंने अब तक अपने जीवन में केवल बाहरी परिणामों के बारे में सोचा था। अब राजा विक्रम के शब्दों से उन्होंने यह समझा कि सच्ची समृद्धि तो मानसिक शांति और संतुष्टि में है। राजा विक्रम ने सभा समाप्त करते हुए एक अंतिम संदेश दिया, ध्यान रखिए, राज्य की समृद्धि और शांति सिर्फ राज्य की व्यवस्था से नहीं, बल्कि लोगों की आत्मिक स्थिति से भी जुड़ी है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी अच्छाई का रास्ता दिखा सकते हैं। सभा के बाद राज्य में एक नया बदलाव आ गया। लोग न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता और संतुष्टि की तलाश करने लगे, बल्कि सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करने और निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। राज्य में सामाजिक समरसता और एकता का माहौल बना। राज्य के हर नागरिक ने महसूस किया कि उनके अच्छे कर्म न केवल उनके लिए बल्कि समाज और राज्य के लिए भी फायदेमंद हैं। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम के राज्य का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उन्हें धैर्य और न्याय का राजा के रूप में जाना जाने लगा। उनका राज्य केवल भौतिक रूप से ही समृद्ध नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत था। लोग दूर दूर से विक्रम की राज्य नीति और उनके न्याय के तरीके को समझने और अपनाने के लिए आते थे। राजा विक्रम ने जीवन के अंत समय में अपने राज्य के लोगों से कहा, मुझे यह गर्व है कि मैंने अपने कर्मों से न केवल राज्य को बल्कि खुद को भी समझा और सशक्त किया। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं और किसी भी निर्णय से पहले यह सोचें कि इसका फल हमारे और समाज के लिए क्या होगा। जब हम अपने कर्मों में इस सच्चाई को जान लेंगे तो हमारी आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलेगी। राजा विक्रम की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्मों का फल केवल भौतिक लाभ नहीं होता, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति, नीयत और उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से दूसरों के भले के लिए करते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्ची संतुष्टि और शांति से भर सकते हैं। यही सच्चा कर्मफल है जो समय और परिस्थितियों के साथ हमें मिलता है। राजा विक्रम के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह अपने कर्मों और उनके फल के बारे में और गहरे विचार करने लगे थे। उन्होंने जो कुछ भी किया था वह न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि अपनी आत्मिक शांति और संतुष्टि के लिए किया था। लेकिन अब वह चाहते थे कि उनका राज्य न केवल उनके मार्गदर्शन में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही दिशा में चले। राजा विक्रम ने निर्णय लिया कि वह अब अपने राज्य में एक ऐसा नियम और प्रणाली स्थापित करेंगे जो उनके द्वारा किए गए कार्यों और निर्णयों को परिभाषित करेगा। उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई जिसमें सभी प्रमुख मंत्री, सैन्य अधिकारी, विद्वान और प्रजा के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा में विक्रम ने कहा, प्रिय साथियों,
हमारा राज्य आज जिस स्थिति में है वह केवल मेरे कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके सभी कार्यों का फल भी है। हमने निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद की और इस राज्य को शांति और समृद्धि की दिशा में बढ़ाया। अब हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि यह समृद्धि और शांति आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि हमारे आज के कर्म ही कल के फल तय करते हैं। राजा विक्रम ने प्रस्ताव रखा कि राज्य के सभी नागरिकों को उनके कर्मों का सही मार्गदर्शन देने के लिए एक शास्त्र, कानूनी और नैतिक पुस्तक तैयार किया जाए। इस शास्त्र में यह लिखा जाएगा कि किस प्रकार से राज्य और समाज की भलाई के लिए निर्णय लिए जाएं और व्यक्तिगत तथा सामूहिक कर्मों में किस प्रकार का नैतिकता और निस्वार्थता होना चाहिए। राजा विक्रम ने इसे कर्मफल शास्त्र नाम दिया और इसका उद्देश्य यह था कि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकें कि कर्मों का फल उनके कार्यों के परिणाम से जुड़ा होता है। यह शास्त्र न केवल राज्य के अधिकारियों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक गाइड बनता। राजा विक्रम के शास्त्र के अंतर्गत मुख्य सिद्धांत ये थे: न्याय और समता, हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए और राज्य का हर निर्णय निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा, हर व्यक्ति को अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। कर्मों का प्रभाव, यह समझना जरूरी है कि हमारे आज के कर्म भविष्य के फल तय करते हैं। इसीलिए हमें अपने हर कार्य में संतुलन और सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। आध्यात्मिक विकास, भौतिक सफलता के साथ साथ मानसिक और आत्मिक शांति भी जरूरी है। हमारी वास्तविक समृद्धि हमारी आंतरिक स्थिति में है। यह शास्त्र केवल राजा विक्रम के राज्य के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे आसपास के देशों में भी भेजा ताकि उनकी नीति और उनके कर्मों का फल सभी जगह फैल सके। धीरे धीरे यह शास्त्र पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया और राजा विक्रम की महानता केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह सम्राटों और नेताओं के आदर्श बन गए। विक्रम की यह नीति और कर्मों का फल आने वाली पीढ़ियों में भी जीवित रहा। उनके राज्य के लोग, चाहे वे व्यापारी हों, किसान हों या विद्वान, सभी ने अपने कर्मों को सही दिशा में लगाने की कोशिश की। उन्होंने यह समझ लिया कि एक अच्छे कर्म का न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि समाज पर भी गहरा असर होता है। राजा विक्रम का जीवन यह दर्शाता है कि सही कर्मों का फल एक न एक दिन मिलता ही है, लेकिन यह फल तब पूरी तरह से साकार होता है जब हम अपने कार्यों में निस्वार्थता, आत्मिक शांति और समाज के भले के लिए काम करते हैं। राजा विक्रम का संदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। कर्मों का फल समय के साथ सही दिशा में और सही नियत से ही मिलता है। राजा विक्रम ने यह समझा कि एक महान नेता वही होता है जो न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्थिरता और नैतिकता की नींव रखता है। उनका जीवन और उनकी नीति यह साबित करती है कि जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य से करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। राजा विक्रम की नीति और उनके कर्मों का प्रभाव उनके राज्य और दूर दूर तक फैल चुका था। उनका राज्य अब केवल समृद्धि और शांति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श बन चुका था जिसे हर राज्य और सम्राट अपनाने की कोशिश करता था। लेकिन राजा विक्रम के दिल में एक और विचार था। वह चाहते थे कि उनके राज्य का भविष्य इस पर निर्भर ना हो कि वह खुद जीवित हैं, बल्कि वह चाहते थे कि उनका आदर्श और उनकी शिक्षा अनंत काल तक जीवित रहे। राजा विक्रम ने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा, अब तक मैंने जो भी किया वह मेरी अपनी नियत और उद्देश्य से था, लेकिन मुझे लगता है कि इस राज्य का भविष्य इसे सिर्फ मेरी उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो भविष्य में भी हमारे आदर्शों को बनाए रखे, ताकि जब मैं यहां न रहूं तब भी हमारा राज्य स्थिर और समृद्ध रहे। मंत्रियों ने राजा के विचारों को गंभीरता से सुना और एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में एक कर्मफल परिषद बनाई जाए जो राजा के आदर्शों पर आधारित नीतियों को लागू करे और भविष्य के नेताओं को मार्गदर्शन दे। ये परिषद
हर निर्णय में न्याय, निस्वार्थता और सामूहिक भलाई के सिद्धांतों का पालन करेगी। राजा विक्रम ने इस विचार को स्वीकार किया और कर्मफल परिषद की स्थापना की। उन्होंने परिषद के सदस्यों का चयन किया जो न केवल अपने अपने क्षेत्रों में ज्ञानी थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा और सही कर्मों के सिद्धांतों का पालन किया था। परिषद का मुख्य उद्देश्य था राज्य में न्याय, समानता और सामूहिक भलाई को सुनिश्चित करना। इसके साथ ही राजा विक्रम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक कर्मफल पत्र प्रदान किया। यह पत्र एक दस्तावेज था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन था कि वे कैसे अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं, ताकि उनके कार्यों का प्रभाव न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज पर सकारात्मक हो। राजा विक्रम ने इस पत्र को बांटते हुए कहा, यह पत्र आपको यह याद दिलाएगा कि आपके हर कर्म का एक फल होता है। जो आप दूसरों के लिए करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। इसलिए हमेशा सही कर्म करें ताकि आपका जीवन और राज्य दोनों समृद्ध हों। राजा विक्रम के इस कदम ने राज्य के हर नागरिक में एक नई जागरूकता पैदा की। लोग अब अपने कर्मों के बारे में अधिक सजग होने लगे। वे समझने लगे थे कि उनके हर कार्य का समाज और उनके जीवन पर गहरा असर पड़ता है और इसलिए उन्हें अपने निर्णयों में सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। समय के साथ राजा विक्रम ने अपनी सरकार को और मजबूत किया। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कदम उठाए ताकि राज्य के नागरिकों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी अवसर मिले। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के सही महत्व को समझने और निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए अवसर मिले। एक दिन राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में खड़े थे और राज्य के लोगों को देख रहे थे। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि अब उनके राज्य में लोग केवल धन और शक्ति के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे अपने कर्मों का सही फल समझने लगे थे। शांति, संतुलन और सामूहिक भलाई राज्य की धरोहर बन चुकी थी। तभी एक युवा छात्र राजा के पास आया और उसने पूछा, महाराज, आपने हमें अपने जीवन में सही कर्मों के महत्व के बारे में बताया है। क्या आप यह कह सकते हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा फल क्या रहा? राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल यही है कि मैंने अपने कर्मों को सही दिशा दी और इस राज्य को एक स्थिर, समृद्ध और नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सबसे बड़ा फल यह है कि आज मैं देख रहा हूं कि यह राज्य और इसके लोग अपने कर्मों के महत्व को समझ रहे हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। यही सच्चा फल है। राजा विक्रम ने यह समझ लिया था कि कर्मों का फल न केवल व्यक्तिगत रूप से मिलता है, बल्कि यह समाज पर भी गहरा असर डालता है। जब हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग होता है और समाज के भले के लिए काम करता है, तो वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। राजा विक्रम की कहानी एक अमर उपदेश बन गई। सच्चा कर्मफल तब मिलता है जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से दूसरों के भले के लिए करते हैं और हम अपने फैसलों में हमेशा सामूहिक भलाई और नैतिकता का पालन करते हैं। राजा विक्रम का राज्य अब एक आदर्श बन चुका था, जिसे न केवल उनके राज्य के लोग बल्कि दूर दूर से आने वाले यात्री और राजनैतिक नेता भी देखकर प्रेरित होते थे। विक्रम का जीवन और उनके द्वारा स्थापित की गई नीतियां समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जा रही थीं। उनके कार्यों का फल न केवल तत्कालीन पीढ़ी को मिला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी धरोहर बन गया था। समय के साथ विक्रम की उम्र बढ़ी और वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। एक दिन जब वह अपने महल के आंगन में आराम से बैठे थे, उनके मंत्री आए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपकी नीतियां और आपके कर्मों का फल हमारे राज्य में अब तक बहुमूल्य परिणाम दे चुका है। लोग आपके आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारने लगे हैं और आपके कर्मफल शास्त्र का पालन भी पूरी निष्ठा से हो रहा है। लेकिन अब हम आपसे एक अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आपने मुझसे पूछा वह मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं
कि मेरे जाने के बाद आप और राज्य के लोग इस राज्य की अगली पीढ़ी को भी वही शिक्षा दें जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे जाने के बाद आप एक सलाहकार परिषद का गठन करें जिसमें सभी समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हों। इस परिषद का उद्देश्य यही होना चाहिए कि राज्य और समाज में कार्यों के सही फल को लेकर जागरूकता बनी रहे। जो नीतियां मैंने बनाई हैं उन पर विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राजा विक्रम ने यह भी सलाह दी कि राज्य के हर नागरिक को उनके कर्मों का फल समझने के लिए नियमित रूप से शिक्षा दी जाए ताकि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के महत्व को समझ सकें। याद रखिए, विक्रम ने कहा, हमारे कर्मों का न केवल व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति और पूरे राज्य पर भी इसका गहरा प्रभाव होता है। यही असली शक्ति है, अच्छे कर्मों की शक्ति। राजा विक्रम की अंतिम इच्छाओं और उपदेशों को राज्य में लागू किया गया और उनके जाने के बाद भी राज्य में उनकी नीतियां और शिक्षा जीवित रही। राज्य के प्रत्येक नागरिक ने अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जीने का संकल्प लिया और यह सुनिश्चित किया कि समाज की भलाई के लिए अच्छे कर्म किए जाएं। समय बीतता गया और विक्रम का राज्य न केवल प्राचीन इतिहास का एक भाग बन गया बल्कि उनके आदर्शों और उनके कर्मों का फल अब भी लोगों के जीवन में जीवित था। उनके राज्य की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली और अन्य देशों के शासकों ने भी उन्हें अपना आदर्श माना। राजा विक्रम का नाम केवल एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा जिन्होंने अपने कर्मों को समाज की भलाई और आत्मिक शांति की दिशा में मोड़ा। उनकी कहानी अब भी लोगों के दिलों में जीवित थी और यह सिखाती थी कि सच्चा कर्मफल तभी मिलता है जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश प्रसारित हुआ कि हमारे कर्मों का फल कभी न कभी हमें जरूर मिलता है, लेकिन यह हमारे जीवन और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है जब हम उसे सही उद्देश्य से करते हैं। राजा विक्रम का जीवन अब एक अमर कथा बन चुका था जो यह दिखाती थी कि जीवन में सही कर्मों का पालन ही सच्ची समृद्धि और शांति का मार्ग है। और यही सच था, कर्मों का फल न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी हमारे साथ रहता है यदि हम उसे सही दिशा में लगाते हैं। राजा विक्रम की शिक्षा और उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों की गूंज उनके राज्य से बाहर भी फैलने लगी थी। उनके जाने के वर्षों बाद भी उनके विचार और उनके कर्मों का फल लोगों के जीवन में गहराई से निहित था। उनके राज्य का नाम सिर्फ समृद्धि और शांति के लिए नहीं बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए सच्चे नैतिक सिद्धांतों के लिए भी लिया जाने लगा। राजा विक्रम की मृत्यु के बाद उनके राज्य में एक और परिवर्तन आया। उनकी कर्मफल परिषद ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नए आयाम जोड़ने शुरू किए। राज्य की शिक्षा प्रणाली, न्याय व्यवस्था और सामाजिक कल्याण की योजनाएं अब विक्रम की नीतियों पर आधारित थीं। राज्य के प्रत्येक नागरिक ने एक दूसरे की मदद करना और सामूहिक भलाई के लिए काम करना अपनी प्राथमिकता बना लिया था। हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या सैनिक, अपने कर्मों को समझकर निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण में भागीदार बनता था। इस सामूहिक प्रयास के कारण राज्य में एक तरह की सामाजिक साक्षरता का प्रसार हुआ जिसमें लोग यह समझने लगे थे कि उनके छोटे छोटे कर्मों का समाज पर बड़ा असर पड़ता है। राजा विक्रम के उपदेशों का प्रभाव इतने गहरे तरीके से छाया था कि उनके राज्य के नागरिकों में एक अनजानी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। वे अपने कर्मों को व्यक्तिगत न मानकर सामूहिक रूप से समाज और राज्य की भलाई के रूप में देख रहे थे। इसके चलते राज्य में अपराध कम हो गए, संघर्षों में कमी आई और एक सकारात्मक बदलाव आया। कई वर्षों बाद राज्य में एक युवा शासक का उदय हुआ। वह विक्रम के विचारों का गहरा अनुयायी था और चाहता था कि विक्रम के द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत और आदर्श कभी खत्म न हों। इस युवा शासक ने विक्रम के कर्मफल शास्त्र को और भी विस्तृत किया और इसे अपने राज्य के हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बना दिया। उसने राजा विक्रम के योगदान को याद करते हुए कहा,
राजा विक्रम ने हमें न केवल प्रशासन और शासकीय कार्यों की शिक्षा दी, बल्कि यह भी बताया कि प्रत्येक कर्म का फल हम पर नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ता है। हम जो कार्य करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। यही वह सिखावन है जिसने इस राज्य को शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रम का आदर्श कभी समाप्त न हो और इसे हम अपने जीवन में सही तरीके से लागू करेंगे। युवराज का यह दृष्टिकोण राजा विक्रम के सिद्धांतों का जीवित प्रमाण था। उसकी नीतियों से राज्य में शांति और स्थिरता बनी रही। विक्रम के आदर्शों के साथ ही वह अपने राज्य को न्यायपूर्ण और समृद्ध बनाने में सफल रहा। राजा विक्रम की मृत्यु के कई दशकों बाद भी उनके राज्य का नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता था। उनके जीवन की यह कहानी लगातार प्रेरणा देती रही कि सच्चा कर्मफल तब मिलता है जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और समाज के भले के लिए कार्य करते हैं। राजा विक्रम का जीवन यह सिखाता था कि कर्मों का फल केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज और भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो वह केवल हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना देता है। राजा विक्रम की कहानी एक अमिट धरोहर बन गई जो हमेशा यह याद दिलाती रही, कर्म का फल चाहे वह तुरंत न दिखाई दे, अंततः हमें वही मिलता है जो हमने किया है। अच्छा कर्म ही सच्चे सुख और शांति का रास्ता है। समय बीतने के साथ राजा विक्रम की कहानी धीरे धीरे एक किंवदंती बन गई। उनके राज्य का प्रभाव और उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श दूर दूर तक फैल गए थे। हर पीढ़ी ने उनके जीवन और उनके सिद्धांतों से कुछ न कुछ सीखा। उनका नाम न केवल उनके राज्य में बल्कि अन्य देशों में भी सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। राजा विक्रम के अंतिम समय में दी गई शिक्षाएं, उनके द्वारा स्थापित कर्मफल परिषद और कर्मफल शास्त्र के सिद्धांत अब एक वैश्विक धरोहर बन चुके थे। दुनिया के कई हिस्सों से लोग विक्रम के राज्य की ओर यात्रा करते थे, ये जानने के लिए कि कैसे एक राजा ने अपने कर्मों से एक संपूर्ण समाज को सही दिशा दी। उनके आदर्शों के कारण राज्य में सिर्फ भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का भी समावेश था। कुछ वर्षों बाद एक युवा विद्वान जो विक्रम की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था ने यह सोचा कि क्यों ना राजा विक्रम की कहानी और उनके सिद्धांतों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। उसने एक विशाल ग्रंथ तैयार किया जिसमें विक्रम के जीवन के हर पहलू को विस्तार से लिखा गया था। उनके कर्मों का फल, उनके फैसले, उनके आदर्श और उनकी शिक्षा। इस ग्रंथ का नाम रखा गया विक्रम का कर्मफल, जीवन और समाज की धारा। यह ग्रंथ पहले राजा विक्रम के राज्य में वितरित किया गया और फिर पूरे क्षेत्र में भेजा गया। लोग इस ग्रंथ को पढ़ने लगे और इसके सिद्धांतों का पालन करने लगे। धीरे धीरे यह ग्रंथ कई भाषाओं में अनुवादित हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। राजा विक्रम की कहानी अब केवल एक राज्य की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन बन गई थी जो अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने की चाह रखता था। समाज में विक्रम के सिद्धांतों का प्रभाव इतना गहरा था कि हर क्षेत्र में बदलाव आ गया। व्यापारियों ने अपने व्यापार में नैतिकता और ईमानदारी को अपनाया। सैनिकों ने अपने कर्तव्यों को निष्कलंक निष्ठा के साथ निभाया। किसान और श्रमिक भी अपने कामों में अधिक जिम्मेदार हो गए क्योंकि वे समझने लगे थे कि उनके छोटे छोटे कर्मों का प्रभाव समग्र समाज पर पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आया, जहां छात्रों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सही कर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। राजा विक्रम की कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का जीवन उसके अच्छे कर्मों के माध्यम से पूरे समाज को बदल सकता है। उनके जीवन की यही सबसे बड़ी सीख थी कि सच्चा कर्मफल वही होता है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से और समाज की भलाई के लिए करते हैं। समय के साथ विक्रम के राज्य और उनकी नीतियों की यादें धुंधली नहीं पड़ी, बल्कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहीं। लोग अब उनके जीवन को सिर्फ एक प्रेरणा के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन का आदर्श मानते थे।
राजा विक्रम की आत्मा ने उन सभी लोगों को अपने कर्मों की शक्ति का एहसास कराया जो सही रास्ते पर चलने और समाज के भले के लिए काम करने का संकल्प लेते थे। अंततः राजा विक्रम की कहानी और उनके कर्मों का फल यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने जीवन में नैतिकता, निस्वार्थता और सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाते हैं बल्कि पूरे समाज को एक बेहतर भविष्य की ओर भी अग्रसर करते हैं। कर्मों का फल कभी न कभी हमें मिलता ही है और यही फल हमारे जीवन और समाज की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। राजा विक्रम का जीवन और उनकी शिक्षा यही सत्य साबित करते हैं जो आज भी हमारी जीवन शैली और दृष्टिकोण को दिशा देने का काम करती है। समय की धारा में राजा विक्रम की कहानी और उनके सिद्धांत धीरे धीरे एक अमर धरोहर बन गए। उनके राज्य की समृद्धि, उनके कर्मों का फल और उनके द्वारा स्थापित नैतिकता के सिद्धांतों ने न केवल उनके राज्य बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विक्रम की कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं रही, वह जीवन का एक अमिट सिद्धांत बन चुकी थी जिसे हर युग और समाज के लोग अपनाते थे। राजा विक्रम के कर्मफल सिद्धांतों की शक्ति इतनी गहरी थी कि उनका प्रभाव अब न केवल उनके समय में बल्कि कई सदियों बाद भी महसूस किया जा रहा था। उनके द्वारा स्थापित कर्मफल परिषद और कर्मफल शास्त्र ने पूरे समाज में एक नई जागरूकता पैदा की थी। लोग समझने लगे थे कि जीवन में जो कुछ भी होता है वही हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इस सोच ने न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया बल्कि समाज के हर पहलू को बदलने में योगदान दिया। राजा विक्रम के जाने के बाद उनके राज्य के शासकों ने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया और एक स्थिर और न्यायपूर्ण शासन बनाए रखा। राज्य की शिक्षा प्रणाली और न्याय व्यवस्था विक्रम के आदर्शों पर आधारित थी और यह सुनिश्चित किया गया कि हर नागरिक को अपने कर्मों के फल के प्रति जागरूक किया जाए। इसके बाद एक नया समय आया जब राजा विक्रम की कहानी को पूरी दुनिया में फैलाने का जिम्मा एक युवा विचारक और लेखक ने उठाया। वह युवक जो विक्रम के सिद्धांतों से गहरे प्रभावित था ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें राजा विक्रम के जीवन के हर पहलू को विस्तार से बताया। उसने यह समझाया कि केवल अच्छे कर्म ही नहीं बल्कि अपने कर्मों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी भी बेहद जरूरी है। वह युवा लेखक ने इस ग्रंथ में लिखा, राजा विक्रम का जीवन यह साबित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। अच्छा कर्म न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से सुख और शांति देता है बल्कि समाज और राष्ट्र की समृद्धि का कारण भी बनता है। इस ग्रंथ को पूरी दुनिया में फैलाया गया और धीरे धीरे यह प्रत्येक समुदाय में एक प्रभावशाली शिक्षा बन गई। विक्रम की कहानी, उनके कर्मों और उनके द्वारा छोड़े गए सिद्धांतों का प्रभाव अब केवल एक कहानी नहीं रहा बल्कि यह एक जीवन शैली का हिस्सा बन गया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग उनके सिद्धांतों का पालन करने लगे। उनके विचारों ने उन देशों को भी प्रभावित किया जो पहले किसी अन्य संस्कृति या विचारधारा के तहत चलते थे। विक्रम के सिद्धांतों ने वैश्विक समाज को यह सिखाया कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग हमारे अच्छे कर्मों में छिपा है। सदियों बाद विक्रम का राज्य अब केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था जहां लोगों ने अपने जीवन को सुधारने और समाज के भले विक्रम के आदर्शों को अपनाकर लोग केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर रहे थे। राजा विक्रम की कहानी का अंतिम अध्याय यह है कि उनके कर्मों का फल न केवल उनके जीवन में दिखा बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी उसका प्रभाव महसूस किया गया। उनके द्वारा स्थापित नीति, उनके कर्मफल सिद्धांत और उनका जीवन यह साबित करते हैं कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। और जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को समाज की भलाई के लिए करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। राजा विक्रम का जीवन और उनके कर्मों का फल एक सशक्त संदेश छोड़ता है। अपने कर्मों को सही दिशा में करने से हम केवल अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाते बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करते हैं। समय की गति के साथ
राजा विक्रम की कहानी एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थी, जो न केवल उनके राज्य बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गहरा प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उनका जीवन और उनके कर्मों का फल अब एक सार्वभौमिक सिद्धांत बन गया था, जिसे हर कोई समझने और अपनाने की कोशिश करता था। उनका आदर्श यह सिद्ध करता था कि जब हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज और राष्ट्र भी समृद्ध होते हैं। राजा विक्रम के आदर्शों को दुनिया भर में फैलाने का काम कई और नेताओं और विचारकों ने किया। उनका जीवन अब केवल इतिहास का हिस्सा नहीं रह गया था, बल्कि यह हर समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शन बन चुका था। विक्रम के सिद्धांतों के प्रभाव से कई समाजों ने अपने आंतरिक संघर्षों को कम किया और लोगों ने सामूहिक भलाई के लिए अधिक प्रयास करना शुरू किया। विक्रम के राज्य में स्थापित कर्मफल परिषद अब एक मॉडल के रूप में दुनिया के अन्य देशों में लागू किया जाने लगा। इस परिषद का उद्देश्य था न केवल शासन की कार्य प्रणाली को सुधारना, बल्कि लोगों में नैतिकता, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना। जहां एक ओर राज्य के मामलों में निर्णय पारदर्शी और न्यायपूर्ण होते थे, वहीं दूसरी ओर लोग व्यक्तिगत स्तर पर अपने कर्मों के फल को समझकर समाज की भलाई के लिए काम करने लगे थे। एक दिन एक विद्वान, जो विक्रम के जीवन और उनके सिद्धांतों से गहरे प्रभावित था, ने एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की। उसने यह सुझाव दिया कि विक्रम के कर्मफल सिद्धांत को न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि वैश्विक स्तर पर लागू किया जाए। उसका मानना था कि यदि दुनिया के हर व्यक्ति को विक्रम के सिद्धांतों को समझाया जाए, तो वैश्विक स्तर पर शांति, समझ और समृद्धि संभव हो सकती है। उस विद्वान ने कहा, राजा विक्रम ने हमें यह सिखाया कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमें लौट कर मिलता है। अगर हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से और समाज की भलाई के लिए करते हैं, तो यह न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। इस विचार के बाद विश्व भर में कई संगठनों ने विक्रम के सिद्धांतों को अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाया। इन संगठनों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि समाज की सच्ची प्रगति तब होती है जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामूहिक भलाई के लिए काम करते हैं। यह सिद्धांत केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक विचारधारा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हर व्यक्ति और समुदाय के लिए एक जीवन शैली बन गया। समाज के सभी वर्गों, चाहे वह शिक्षाविद हो, व्यापारी हो, किसान हो या नेता, सभी ने विक्रम के सिद्धांतों को अपनाया और अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा को सर्वोपरि माना। शिक्षा, व्यापार, राजनीति और सामाजिक सेवा, सभी क्षेत्रों में यह सिद्धांत लागू हुआ और परिणाम स्वरूप दुनिया भर में एक नई समृद्धि और शांति का जन्म हुआ। विक्रम के जीवन ने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति बाहरी संसाधनों या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और उनके फल में निहित है। विक्रम के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने केवल अपने राज्य को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। यह विचार अब प्रत्येक व्यक्ति के दिल और मस्तिष्क में गूंज रहा था कि उनके कर्मों का फल न केवल उनके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह उनके परिवार, समाज और पूरी दुनिया पर असर डालता है। विक्रम की कहानी ने यह सिखाया कि जब हम सही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हमें न केवल अपने कर्मों का सही फल मिलता है, बल्कि हम दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश था, अपने कर्मों को निस्वार्थ और सामूहिक भलाई के लिए करें, और यही सच्ची समृद्धि और शांति का मार्ग है। राजा विक्रम की कहानी और उनके कर्मफल सिद्धांत अब केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवित धरोहर बन चुके थे, जो सदियों तक दुनिया को यह सिखाते रहेंगे कि हर कर्म का फल अंततः हमें वही मिलता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। समय की रफ्तार के साथ राजा विक्रम के सिद्धांत और उनके जीवन की कथा विश्व भर में फैल चुकी थी। उनके द्वारा छोड़ी गई शिक्षाएं, उनके आदर्श और उनके कर्मों का फल न केवल एक पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थी। लोग अब समझने लगे थे कि जीवन का असली अर्थ
केवल भौतिक समृद्धि में नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों में है। राजा विक्रम का जीवन अब एक स्थायी मार्गदर्शक बन चुका था, जो हर किसी को यह सिखाता था कि सच्चे कर्म वही होते हैं जो हम निस्वार्थ भाव से और समाज की भलाई के लिए करते हैं। इस विचार को पूरी दुनिया ने अपनाया और उस पर काम किया। एक समय था जब राजा विक्रम के राज्य का आदर्श केवल एक छोटे से क्षेत्र में प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह आदर्श पूरी दुनिया में फैल चुका था। इस परिवर्तन का बड़ा कारण था विक्रम के द्वारा स्थापित कर्मफल परिषद और उनके कर्मफल शास्त्र के सिद्धांतों का व्यापक रूप से पालन। यह परिषद अब सिर्फ उनके राज्य में नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पाई जाती थी। इस परिषद का उद्देश्य केवल शासन की कार्यप्रणाली को सुधारना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि समाज के हर वर्ग के लोग अपने कर्मों का सही मूल्य समझें और समाज के हित में काम करें। विक्रम के सिद्धांतों को अब शिक्षा प्रणाली में भी शामिल किया गया। छात्रों को न केवल शैक्षिक ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाता था कि जीवन में अच्छे कर्मों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक नीतियों में ईमानदारी और न्याय की भूमिका को समझा, और सैनिकों ने अपने कर्तव्यों को निष्ठा और सम्मान के साथ निभाना शुरू किया। राजा विक्रम के सिद्धांतों ने यह सिखाया कि हम जो करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है, और इसलिए हर किसी को अपने कर्मों का परिणाम समझकर जीवन जीने की आवश्यकता थी। राजा विक्रम की शिक्षा ने लोगों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जहां लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते थे, अब वे समझने लगे थे कि सामूहिक भलाई में ही असली खुशी और समृद्धि है। ये बदलाव न केवल समाज की मानसिकता को बदल रहा था, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शांति और समझ का वातावरण उत्पन्न हो रहा था। विक्रम की कहानी अब सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं रही, बल्कि यह एक जिंदा दिल जीवन शैली बन गई थी, जिसे अपनाकर लोग अपने जीवन को सार्थक और संतुष्ट बना रहे थे। समय के साथ विक्रम की शिक्षाओं का प्रभाव बढ़ता ही गया। एक दिन एक युवा शासक ने, जो विक्रम के सिद्धांतों से प्रभावित था, अपने राज्य में कर्मफल शास्त्र को अपनाया। उसने घोषणा की कि उसकी नीतियां और शासन केवल राजा विक्रम के आदर्शों के आधार पर चलेंगी। इस युवा शासक ने कहा, अगर हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं तो न केवल हमारा राज्य समृद्ध होगा, बल्कि हम पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। इस निर्णय से राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब अपने जीवन को न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी जीने लगे थे। लोग यह समझने लगे थे कि एक छोटा सा अच्छा कर्म भी समाज में बड़े बदलाव ला सकता है, और यही विक्रम की सच्ची विरासत थी। राजा विक्रम की शिक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे कर्म, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अंततः हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और अगर हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य से सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। राजा विक्रम का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी उन लोगों के लिए मार्गदर्शन है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से और समाज के भले के लिए करते हैं। राजा विक्रम के कर्मफल सिद्धांतों की शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वे न केवल उनके समय, बल्कि हर समय के लिए सशक्त और प्रासंगिक हैं। हमारा हर कर्म हमारा भविष्य बनाता है, और यही वह सिद्धांत था जिसने राजा विक्रम को एक अमर शासक और एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। उनके जीवन की यह सच्चाई आज भी हमारे जीवन में जीवित है। हमें यह याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का फल न केवल हमारे जीवन को, बल्कि हमारे समाज और दुनिया को भी बदल सकता है। राजा विक्रम के जीवन और उनके द्वारा छोड़े गए सिद्धांतों का प्रभाव अब समय की सीमाओं को पार कर चुका था। उनके द्वारा स्थापित कर्मफल शास्त्र और उनके सिद्धांत अब न केवल उनके राज्य में, बल्कि समूचे संसार में लागू किए जाने लगे थे। उनके आदर्शों ने यह सिद्ध किया था कि अच्छे कर्मों का फल न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पूरे समाज में शांति, समृद्धि और खुशहाली ला सकता है।
समाज में विक्रम के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग अब यह समझने लगे थे कि उनके छोटे छोटे कार्य समाज के बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। यह सिद्धांत धीरे धीरे विश्व भर में एक सकारात्मक परिवर्तन का कारण बना। प्रत्येक व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि वह अपने कर्मों से न केवल अपनी बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। समय के साथ एक नई पीढ़ी का उदय हुआ जो राजा विक्रम के सिद्धांतों से प्रेरित थी। उस समय के शासकों ने भी उनके आदर्शों को अपनाया और शासन के हर पहलू में सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने न्याय, ईमानदारी और समानता को अपने शासन की बुनियाद बनाया। राजा विक्रम के जीवन के यह सिद्धांत अब एक सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन बन चुके थे जो हर समाज के मूल में समाहित हो गए थे। एक दिन एक अन्य युवा विचारक जो विक्रम की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित था, ने एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की। उसने यह सुझाव दिया कि यदि हम पूरी दुनिया में विक्रम के सिद्धांतों को लागू करें तो हम वैश्विक शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसका मानना था कि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और एक दूसरे के कर्मों का आदर करते हुए जीवन जिए तो हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। विक्रम के सिद्धांतों को अब दुनिया भर में कर्मफल आंदोलन के रूप में फैलाया जाने लगा। लोग अब अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग और जिम्मेदार हो गए थे। इस आंदोलन ने केवल व्यक्तिगत बदलाव नहीं लाए बल्कि सामूहिक बदलाव की दिशा भी दी। यह आंदोलन यह सिखाता था कि हमारे कर्म समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं और अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें तो हम पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। राजा विक्रम के जीवन और उनके सिद्धांतों को अब एक शाश्वत मार्गदर्शक माना जाने लगा। उनके विचारों को न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं ने अपनाया बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने भी उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश की।